सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और पार्टी नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के इस डिस्कशन में हमको बोलने का मौका दिया। महोदय, चुनाव सुधार का जब चर्चा हो रहा है तो स्वाभाविक है कि इसका मतलब चुनाव की गंदगियों से चुनाव को बाहर निकाला जाए। यह प्रयास आज से नहीं बल्कि जब से हम लोगों का संविधान बना और 52 में जब पहला चुनाव हुआ उस समय से ये प्रयास चलता रहा है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1952 में के पहला जो आम चुनाव हुआ उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने चुनाव आयुक्त को ये पत्र लिख के और उनको उसका रिपोर्ट मांगा था, ये कहते हुए कि ऐसे तो आम चुनाव बहुत सफल हुआ है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई विसंगतियां भी देखी गई हैं और इस पे मैं आपका रिपोर्ट चाहता हूं और फिर उसको करेक्टिव मेजर लेने के बारे में सरकार सोचती है। उसके बाद से भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ज़माने में जिस समय सीधे तौर पर न्यायालय लोग जाते थे, कलेक्टर, एसपी जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनका चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेही नहीं रहती थी, उसको उन्होंने ठीक किया। फिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी अपने ज़माने में जो 21 साल जो छात्र आंदोलन बीच में हुआ, छात्र आंदोलन के बाद हर जगह से ये आवाज़ उठने लगी, विश्वविद्यालयों से, वकालत खाने से, सब जगह से आवाज़ आने लगी कि 21 की जगह उम्र 18 होनी चाहिए। वो भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ज़माने में ही आज सरकारी साइड से हमेशा महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही है कई वर्षों से, नारी बंधन और कुछ कुछ जो नारे लगाए जाते हैं। लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस समय अपने कार्यकाल में 33% महिलाओं का आरक्षण ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में देने का काम किया। अब उस तरफ से जो दो बड़े संशोधन हुए चुनाव सुधार के सिलसिले में, एक पहला इलेक्टोरल बॉन्ड जो चंदा का जिक्र अजय माकन साहब ने, सुरजेवाला साहब ने किया, और एक ऐसी स्थिति बन गई कि एक पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा चंदा का रकम और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसको केवल 1% उसकी उनके हिसाब से 135 करोड़ रुपया हो। तो ये इस लेवल प्लेइंग फील्ड जो बनाने का संविधान का जो मकसद था बाबा साहब अम्बेडकर का, जवाहरलाल नेहरू जी का, उससे साफ ये हो गया कि एक तरफा चुनाव होना है। और मैं बिहार से आता हूं, बिहार में मैंने देखा है कि इस बार किस तरह से चुनाव हुआ है। बिहार के चुनाव में जिस तरह से धन बल का जो नंगा नाच हुआ उसे हम सब ने देखा है। खुलेआम हिंसा की वारदात हुई, मैं उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, लेकिन धन आप दाएं हाथ से बांटिए, बाएं हाथ से बांटिए, धन तो धन ही है। और चुनाव के समय में जो धन दिया जाता है उसको घूस के रूप में ये किया जाता है। दूसरे राज्यों में जब इसी तरह के बड़े फैसले हुए चुनाव के समय में तो चुनाव आयोग ने उन पे रोक लगाई, लेकिन बिहार में 6 तारीख को और 11 नवंबर को जो चुनाव होना था, 9 नवंबर तक 10,000 लोगों के खाते में गए। और अब जो मैं सुन रहा हूं कि महिलाओं की जगह कुछ पुरुषों के खाते में भी गए, उसकी भी लड़ाई बिहार में शुरू हो गई और चुनाव आयोग मूक दर्शक होकर इसको देखता रहा। तो चुनाव आयोग, आप भी बोल लीजिएगा, उसमें क्या है। दो मेरे जो सहयोगी हैं उनका बिना बोले सहमति जता रहे हैं, हाँ तब तो ठीक है, तब वापस आने का हो सकता है। तो पहले जैसा पैसा बांटती है और पार्टी अंधाधुंध पैसा खर्चा करती है, न चुनाव आयोग उसको कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला है। जिससे उम्मीद रहती है वह है केवल चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग
इस जमाने में धृतराष्ट्र की भूमिका में चला गया है या बना दिया गया है। एक नैतिकता का भी सवाल है। चुनाव आयोग की जितनी विश्वसनीयता अभी गिरी है, हमने आजाद भारत में कभी देखा नहीं। महोदय, एक समय था जब बूथ लूटा जाता था बिहार और उत्तर प्रदेश में, वह कम से कम दिखाई पड़ता था। अब जिस तरह से इस जमाने में जिस तरह से साइंटिफिक रिगिंग हो रहा है, मैं तो बोलूंगा कि ये डे लाइट रॉबरी है। वोटर की राय को संसाधनों से बदला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग किसके लिए अकाउंटेबल है? भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए या संविधान के लिए? असली सुधार तो चुनाव आयोग को संविधान के प्रति अकाउंटेबल बनाना होगा। पर जो लोग उसकी ट्रोजन हॉर्स बने हुए हैं, वो क्या सुधारेंगे? महोदय, मैं आपको बता दूं, दुनिया का इतिहास देख लीजिए। लोकतंत्र जब जब लहूलुहान हुआ है, जब जब लोकतंत्र पर ग्रहण लगा है, जब जब डिक्टेटरशिप आया है, तब वो अब बैलेट के रास्ते आया है, जिसका जिक्र दिग्विजय बाबू ने भी किया। चाहे वो हिटलर का समय हो, ब्राजील या लैटिन अमेरिकी देशों का उदाहरण हमारे सामने है। मैं इस सदन और सदन के बाहर के लोगों को कहना चाहता हूं कि एक किताब है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, 320 पृष्ठों का। हालांकि हमने भी पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन यह भी जब चर्चा शुरू हुआ था तो मैं आधा उसको जरूर पढ़ा। इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीवन लेविंस्की और डैनियल जिब्लाह। बहुत ही अच्छी किताब है, मैं पढ़ा हूं। वे साफ साफ लिखते हैं कि 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र को खतरा गोली बारूद, क्रांति या हिंसा से कम बैलेट से अधिक हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने वाले लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर बनाते हैं। उनमें ज्ञानेश कुमार जैसे लोग को बैठा दिया जाता है। We cannot प्रधानमंत्री जी, we'll have to just edit that name. मुख्य चुनाव आयुक्त कर दिया जाए, उसमें कोई ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी डीकोलोनाइजेशन की बात बढ़ चढ़कर करते रहे हैं इस हाउस में और उस हाउस में। स्वागत योग्य है। पश्चिम के प्रभाव से मुक्ति तो ठीक है, पर पश्चिम की तरफ झांकना भी बंद नहीं करना चाहिए। वहां इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग किया जाता है, इसलिए ट्रंप जैसे लोगों के आने के बाद भी वहां की संस्थाएं राजनीतिक व्यवहारों से अप्रभावित रहती हैं। वैसी स्थिति में भी संस्थाएं ठीक से चल रही हैं, लोगों के वेलफेयर स्टेट के काम हो रहे हैं। पर आज आपने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें आरएसएस के लोग बैठे हैं, योग्य हैं अयोग्य हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरह के अयोग्यों की फौज से आप अंध भक्ति से संस्थाओं को कुचल रहे हैं, देश फिर से टीएन सेशन, हम लोगों के जमाने में 1995 में टीएन सेशन को याद कर रहा है जब ये चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। और टीएन सेशन और आज के जमाने के अंतर को भी हम लोग देख रहे हैं। यह अंतर लोकतंत्र के प्रभाव को दिखाता है। रोज भावनात्मक मुद्दों को उठाकर देश का ध्यान हटाया जाता है। मूल मुद्दे जहां आपने 2014 में छोड़ा था, 2025 में भी वहीं के वहीं हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी की बेबुनियाद आलोचनाओं से आप अपनी शख्सियत नहीं साबित कर सकते हैं। संविधान बदलने के आरोप से आप वैसे भड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देखकर। संविधान के तहत सभी संस्थाओं को खोखला कर देना ही तो संविधान बदलना है। अब मैं बिहार से आता हूं और एक मेरे मित्र ने उसकी कुछ चर्चा की थी। ये पोस्टल बैलेट भी कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था। और ये पोस्टल बैलेट कौन लोग करते हैं? जो मिलिट्री में काम करने वाले लोग हैं, एयरफोर्स में काम करने वाले लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी में के प्रोफेसर्स हैं, जो और कहीं दूर नौकरी करते हैं, जो उसका 1,77,526 पोस्टल बैलेट बिहार में आए थे। और उन पोस्टल बैलेट में जो इंडिया गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी थी, लेफ्ट थी या आरजेडी थी,
उसमें आरजेडी को सबसे ज्यादा 93 सीट्स मिल रहा था, जेडीयू को 48 सीट, बीजेपी को 37 सीट, आईएनसी। The remaining time of the Congress should be given to Akhilesh. You don't have any other speaker? No, no. The last speaker from Congress. I am giving all the time to Mr. Akhilesh. Okay. नहीं, इनको बोलना है। इमरान को टाइम दिया है। इमरान के लिए लिख के Please continue. Please continue. Please continue. Please continue. तो इसमें अगर परसेंटेज में अगर ये करें तो 27.2% आरजेडी को, जेडीयू को 16.5%, बीजेपी को 17% और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 10.6%। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इनका वोट बदलाव के पक्ष में था। और फिर जब ईवीएम का जो वोट खुला उसमें सीधा बदल जाता है। बिहार के लोग इस चुनाव परिणाम के बाद सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हुआ है, हमने किसको वोट दिया और वोट कहां गिनती हुई, इसकी जानकारी से लोग हतप्रभ रह गए कि ये बदलाव किसके लिए। जो ये लोग कैंपेन चलाते थे, जंगल राज की बात करते थे, उसके पक्ष में पढ़े लिखे लोगों का वोट आया और राम राज्य की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। ये स्थिति है। तो इस स्थिति में मेरा और खास करके जो इलेक्शन कमीशन है उसी को मैं 6 सवाल रखना चाहता हूं, जिसमें चुनाव आयोग का स्वयं से मूलभूत 6 सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब इस सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। क्योंकि चुनाव आयोग को जे भी संस्था बना के प्रजातंत्र और जमहूरियत में पर कई प्रश्न खड़ा होते हैं। पहला सवाल है, क्या चुनाव आयोग द्वारा वोटर आईडी कार्ड व आधार कार्ड को सबूत मानने से इनकार करना चाहिए? जवाब नहीं, क्योंकि आधार व वोटर आईडी कार्ड कई सालों से गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, सीजनल दिहाड़ी करने वाले लोगों और वंचितों की पहचान है। दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग को अपनी कानूनी जिम्मेवारियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ेगा? जवाब नहीं, क्योंकि यह उनका कानूनी और संवैधानिक दायित्व है। तीसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग पर यह जिम्मेवारी नहीं कि वह उन लाखों नामों की सूची सार्वजनिक करे, वह बार बार एडवर्टाइज करे जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं? जवाब हाँ, पर इसके बावजूद बिहार में 65 लाख काटे गए नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी की। चौथा सवाल, क्या चुनाव आयोग को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जारी नहीं करनी चाहिए? जवाब हाँ, क्योंकि लोकतांत्रिक शुचिता की यह गारंटी है। पांचवां सवाल, क्या चुनाव आयोग को नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने के बारे में बीएलओस को केवल 1 दिन की ट्रेनिंग देनी चाहिए? जवाब नहीं, क्योंकि एक वोटर भी गलत काट दिया या जोड़ दिया जाए तो चुनाव की शुचिता समाप्त हो जाएगी और शायद इसीलिए मजबूरी में 40 से अधिक बीएलओस आत्महत्या कर चुके हैं। छठवां सवाल, क्या चुनाव आयोग नागरिकता का निर्णय कर सकता है? जवाब नहीं। मैं इसको सभा पटल पर रखता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।